नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की। दमोह में हटा राजपुरा मार्ग पर भैंसों से भरे एक ट्रक को गौ सेवकों और पुलिस ने पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार भैंसों से भरे इस ट्रक की सूचना मिलने पर सुरभि गौ सेवा समिति के सदस्यों ने ट्रक का पीछा किया और ट्रक हारक पुल के पास पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया। यहाँ आपको बता दें कि ट्रक इतनी तेज रफ्तार में था कि अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गया। ट्रक जो कि जब्त कर लिया गया है, अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा ट्रक है और काफी बड़ा ये ट्रक है जिसमें गौवंश को ले जाया जा रहा था, लेकिन इसे देख लिया गया, जिसके बाद इसका पीछा किया गया और पुलिस की मदद से गौ सेवकों ने इस ट्रक को रोक लिया है। अब देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से इसमें गौवंश को धकेला गया है। पशु इसमें भरे हुए हैं और ये ट्रक तेज रफ्तार में जा रहा था। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर ये ट्रक सड़क से उतरकर गिर गया है और उसके बाद जेसीबी की मदद से इस ट्रक को बाहर निकाला गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी का मामले जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की संशय में लगातार गौ तस्कर द्वारा धड़ल्ले से गौ तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार गौ रक्षा और सुरक्षा को लेकर बड़े दावे करती है और गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए अनेकों योजनाएं लागू करने के साथ करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नाक के नीचे लगातार धड़ल्ले से गौ तस्करी का काम हो रहा है। यहाँ आपको बता दें कि जिम्मेदार नेता और अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जांजगीर चांपा जिले की, जहां जांजगीर चांपा जिले में गौ तस्करों द्वारा धड़ल्ले से गौ तस्करी की जा रही है। नजारा जांजगीर चांपा जिले से सामने आया है, जहां पर टेम्पल सिटी शिवरी नारायण से निकलकर ये मामला सामने आया है, जब हर गुरुवार को गौ तस्करों का गायों के साथ बहुत बड़ा जमावड़ा लगता है। यहाँ पर भारी मात्रा में गायों की खरीदी और बिक्री की जाती है। इन्हें कंटेनर में लोड करके तस्कर किया जाता है। और जब ये बात आर्य न्यूज के संज्ञान में आई तो आर्य न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की और पूरा मामला पानी की तरह साफ हो गया कि यहाँ कैसे और किस तरीके से गौ तस्करी की जाती है और बड़े बड़े नेता और जिम्मेदार अधिकारी इस तस्करी में शामिल होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आर्य न्यूज की टीम को देखकर गौ तस्कर भागते हुए नजर आए। आप भी देखिए रिपोर्ट। और जांजगीर चांपा जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो खिलावन राम रिगरी ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार 22 अगस्त 2021 को पामगढ़ थाना क्षेत्र में रक्षाबंधन के दिन करीबी रिश्तेदार ने बच्ची के पिता को शराब लेने भेजकर घर के सूनेपन का फायदा उठाते हुए 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के वक्त बच्ची की मां पति से विवाद होने के चलते घर छोड़कर अपने देवर के यहाँ चली गई थी और बच्ची पिता जब घर वापस लौटा तब घर में रोती हुई दिखाई दी। उसने ये नजारा देखा और इसके बाद समझते देर नहीं लगी और तत्काल बच्ची को लेकर जो पिता है वो पामगढ़ थाने पहुंचा, जहां आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। इस मामले में अब न्यायालय में आरोपी को प्रस्तुत किया गया और लगभग 8 महीने चली सुनवाई के बाद आज जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो खिलावन राम रिगरी ने 5 साल की इस बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी धनंजय भारद्वाज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 का अर्थदंड देने की सजा भी सुनाई गई है। यहाँ आपको बता दें कि धनराशि का भुगतान नहीं करने पर 5 साल अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया। पीड़ित अभियुक्त के रिश्तेदार होने के नाते पीड़िता अभियुक्त के घर अपने पिताजी के साथ रक्षाबंधन के त्यौहार में राखी बांधने के लिए आई हुई थी, जिस पर शराब पीने के नाम से पीड़िता के पिता को अभियुक्त के द्वारा शराब खरीदने के लिए भेजा गया और उसके साथ उसके पिता के अनुपस्थिति में पीड़िता के साथ वो अपने कमरे में पीड़िता को बंद कर उसके साथ लैंगिक हमला किया गया, जिसमें थाना पामगढ़ के 367/21 अपराध दर्ज कर विवेचना कर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध विचारण उपरांत
अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास 376 दो ढ के अंतर्गत एवं 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास को सश्रम कारावास। और जबलपुर के रांची में पुलिस आरक्षक फिजिकल भर्ती चल रही है। यहां पर टेस्ट में दौड़े एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक इंद्र कुमार दौड़कर आए और फिर बेहोश हो गए, जिसके बाद उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। बहला थाना ग्राम सावरी के अंतर्गत रहता हूँ। मेरा एक ही पुत्र है और वो पुलिस भर्ती में दौड़ के लिए आया था। क्या हुआ है? क्या हुआ? ये दौड़ते दौड़ते उसका दम फूल गया और गिर गया। फिर क्या हुआ? कब डेथ हुई? उनका डेथ सर रात में करीब 5 बजे हुआ है। और क्या चाहते हैं आप लोग? क्या जांच होनी चाहिए सर। ढेड़ूलाल लीलारे। लीलारे जी, बड़ी लापरवाही है शायद आप ये कह रहे हैं पुलिस की बड़ी। हाँ सर, लापरवाही है सर। धूप में नहीं दौड़ाना था, धूप में दौड़ाने से ही ऐसा हुआ है। बहला दोनों ही केसेस में हार्ट की समस्या समझ में आ रही है कि हार्ट में पहले से कुछ परेशानी थी इन लोगों को और वो हार्ट उतना स्ट्रेस दौड़ का संभाल नहीं पाया या झेल नहीं पाया, इस वजह से हार्ट फेल्योर हो गया दोनों लोगों को। और ये हार्ट फेल्योर इधर कुछ बढ़ रहा है, तो संभवतः ये कोविड के बाद की समस्या है लोगों को। और जबलपुर में स्थित सिहोरा एसडीएम कोर्ट ने पिता के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट कर अपने ही घर से बेटे द्वारा बेदखल कर देने के एक मामले में अनोखा फैसला सुनाया गया। यहां एसडीएम सिहोरा आशीष पांडे की एसडीएम कोर्ट ने मारपीट के मामले में बेटे को अपने पिता पर पैर धुलकर माफी मांगने की सजा सुनाई। दरअसल एक मामले की सुनवाई करते हुए एसडीएम आशीष पांडे की कोर्ट ने बाप बेटे के इस झगड़े में बेटे को दी गई कानूनी कार्रवाई की चेतावनी और साथ ही समझाइश का बड़ा असर देखने को मिला। यहां पर बेटे द्वारा एसडीएम कोर्ट में ही पिता के पैर धोकर माफी मंगवाई गई, बल्कि दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा लेकर भी पिता को बेटे के साथ घर भेज दिया गया। एसडीएम सिहोरा आशीष पांडे ने बताया है कि हृदय नगर निवासी 80 वर्ष के आनंद गिरी उनके समक्ष लिखित में आवेदन प्रस्तुत करने आए थे। उनके बेटे और बहू द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ ही आनंद गिरी ने यह भी शिकायत की और बताया कि राज्य शासन द्वारा बनाए गए 750 वर्ग फुट के मकान पर भी उसके बेटे द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अब बेटा और बहू द्वारा सेवा और परवरिश करने की बजाय बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट और गाली गलौज कर घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद बुजुर्ग पिता यहाँ वहां भटकता नजर आया और वृद्ध आनंद गिरी ने बताया है कि मकान हड़पने के लिए बेटा और बहू कभी भी उस पर हमला कर जान से मार सकते हैं। एसडीएम को दिए गए आवेदन में उसने बताया है कि उसका बेटा उसकी पूरी जमीन बेच चुका है और अब उसकी नीयत उसके घर को बेचकर पूरे पैसे हड़प जाने की है। तो वहीं एसडीएम द्वारा सुनाई गई सजा पर बेटे ने पिता के साथ अपने व्यवहार के लिए उनके पैर धोकर माफी मांगी, साथ ही दोबारा ऐसा व्यवहार न करने और पिता की सेवा करने का वादा भी कोर्ट में किया। बेसिकली लगभग एक महीने पहले एक महेंद्र गिरी नाम का एक व्यक्ति 80 वर्षीय व्यक्ति मेरे पास आए थे माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए अपने बेटा और बहू पे। तो उनको नोटिस देकर के बुलाया और उनकी बेटा और उनके पिता की अलग अलग काउंसलिंग की और काउंसलिंग के बाद दोनों को फिर एक साथ बुलाया और इसके बाद उनसे बातचीत करके और उनका आपसी समझौता हो गया। पिता को लगभग 1 महीने पहले इन्होंने घर से निकाल दिया था, जो घर उसके पिता का ही था। तो समझौता हो गया और अंततः जो है उन्होंने पिता के पैर धोए उसके लड़के ने और माफ़ी मांग करके वो घर ले गया और वो राजी खुशी चले गए। और इस बीच कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान दिया है कि वो चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर है। उन्हें सिर्फ पार्टी को बचाने की चिंता है और वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया, इसके अलावा कहा कि कांग्रेस की
खिसकती हुई जमीन को बचाने की चिंता है। कश्मीरी पंडित की हत्या मामले पर भी उन्होंने कहा कि राहुल भट्ट जी की हत्या पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मौन है। राहुल गांधी खुद को पंडित कहते हैं, मगर इस मामले में कांग्रेस पूरी तरह से मौन है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान के अनिवार्य होने पर मध्य प्रदेश के मदरसों को लेकर भी कहा गया कि फिलहाल मध्य प्रदेश में ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन देश का राष्ट्रगान है, सब जगह होना चाहिए। और उन्होंने वाराणसी मामले में भी अपने विचार रखे। कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का सच सामने आना चाहिए। अगर वो मंदिर है तो सच आए और मस्जिद है तो सच आए। लोगों की बौखलाहट और आक्रोश किस बात का? कोरोना के पिछले 24 घंटे में 35 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं। 33 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण प्रदेश में अब 232 एक्टिव केस कोरोना के हैं। कल जो सैंपल लिए गए मध्य प्रदेश में वो 7,855 सैंपल। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें सवार पायलट और को पायलट की हादसे में मौत हो गई है। इसी के बाद दोनों ही पायलट के घर में शोक की लहर है। कैप्टन एपी श्रीवास्तव के परिजन दिल्ली से रायपुर पहुंच चुके हैं, तो वहीं कैप्टन गोपाल कृष्ण पाणा की फैमिली रायपुर में ही है। दरअसल रायपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार की रात 9:10 पर राज्य सरकार की हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गई। दोनों ही पायलट प्रैक्टिस कर रहे थे और इसी बीच यह हादसा हुआ। इसके बाद रायपुर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई, तो वहीं कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर मलबे के रूप में तब्दील हो गया। इसी में फंसे दोनों पायलट को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। शुक्रवार की सुबह ही पुलिस की मौजूदगी में पायलटों के शव को मोकाहरा अस्पताल लाया गया और यहां उनके शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद कैप्टन एपी श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर दिल्ली ले जाया जाएगा और आज शाम को ही दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी आईएएस अफसरों की कार्यप्रणाली से परेशान हैं। इन संविदा कर्मियों ने इसके विरोध में हड़ताल कर जाने का निश्चय किया है और जानकारी के मुताबिक ये सभी कर्मी राज्य के सरकारी विभागों में संविदा पर काम करते हैं। दरअसल 13 मई को प्रदेश भर के संविदा कर्मियों ने काम बंद करने का फैसला किया है। ये सभी कर्मचारी रायपुर में इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। साथ ही संविदा कर्मचारी संगठन ने राज्य के सभी कर्मचारियों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया। ये सभी कर्मी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कैशलेश तिवारी के मुताबिक प्रदेश में 54 सरकारी विभागों में करीब 45,000 संविदा कर्मी तैनात हैं। शुक्रवार को ये सभी 45,000 कर्मी हड़ताल करेंगे। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी बूढ़ा तालाब से धरना स्थल पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो वहीं महासंघ से जुड़े पदाधिकारी हेमंत सिन्हा ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि साल 2018 में सरकार ने वादा किया था कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इसको लेकर कुछ नहीं किया। कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन इसके बाद अफसरों ने 2019 में नियमित करने को लेकर कमेटी बना दी। तब से लेकर अब तक हर साल बस कमेटी बनाई जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस बार हमारी मांग है कि अब तक की सारी कमेटियों की सिफारिश रिपोर्ट सार्वजनिक करके हम सबको नियमित किया जाए। और छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा में गुरुवार की देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 2 दोस्तों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हुआ और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक का हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया। हादसे के बाद युवक सड़क पर ही पड़ा रहा और 1 घंटे तक वो तड़पता रहा, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। मामला नैला चौकी क्षेत्र का है और जानकारी के मुताबिक तीनों एक शादी समारोह में धुमाल बजाने के बाद गुरुवार की देर रात को करम नदी गांव जा रहे थे और इस दौरान वो आपको बता दें कि मोहार गांव के पास पहुंचे थे, लेकिन तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और भाग निकला। टक्कर लगते ही तीनों बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरे और इस हादसे में युवक का एक हाथ उसके शरीर से कटकर अलग हो गया। आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि जब तक
पुलिस की टीम वहां पहुंची तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों को जिला अस्पताल उसके बाद ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने ज्यादा खून बह जाने के कारण सतीश को मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर ऋतिक और रितेश की हालत गंभीर थी और उनका उपचार पहले जिला अस्पताल में चला, लेकिन सुबह दोनों की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने उन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों ही युवक हादसे को लेकर कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर पता लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बिजली संकट की परिस्थितियां बन जाने के बाद अब कोयला खरीदी की जा रही है, लेकिन इसके लिए विद्युत नियामक आयोग और पावर मैनेजमेंट कंपनी भी अनुमति भी नहीं ली गई और 976 करोड़ रुपए के कोयला खरीदी के टेंडर जारी कर दिए गए। इसी को लेकर अब कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग की है। मध्य प्रदेश में बिजली संकट की स्थिति है और इसी को लेकर पिछले दिनों कृषि मंत्री कमल पटेल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद अब थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए कोयले की कमी की पूर्ति के लिए कोयला खरीदी का फैसला किया गया। इसके लिए 976 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए और कहा यह जा रहा है कि कोयला खरीदी टेंडर कीमत से कई गुना ज्यादा दाम पर की जा रही है। मौजूदा टेंडर विद्युत नियामक आयोग से स्वीकृति दरों से करीब 5 से 6 गुना ज्यादा पर खरीदा जा रहा है। इससे बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण सिंह ने कोयला खरीदी पर भाजपा सरकार और ऊर्जा मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन की कीमत से कोयला खरीदा जा रहा है और इसकी अनुमति भी नहीं ली गई। कोयला खरीदी को उन्होंने बड़ा घोटाला बताया और लाखों करोड़ रुपए का घोटाला होने की संभावना है। विदेशी कोयले से पावर प्लांटों के खराब होने की आशंका भी जताई गई, क्योंकि देसी कोयले की तुलना में विदेशी कोयला तेजी से चलता है। मध्य प्रदेश के पावर प्लांट अब देसी कोयले के हिसाब से बने हैं। आगे दिग्विजय सिंह ने कहा है कि नियम प्रक्रिया का पालन किए बिना ही खरीदी की जा रही है और इसी को लेकर अब ऊर्जा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मिशन 2023 को उदयपुर नव संकल्प चिंतन शिविर से दिशा मिलने की संभावना है। अगले ही साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किस रणनीति से पार्टी मैदान में उतरे और किन मुद्दों से भाजपा सरकार को घेरे, उस पर चिंतन शिविर में मंथन होना। इस दौरान आपको बता दें कि चुनावी जीत का अमृत निकालने की उम्मीद कांग्रेस में इस वक्त बनी हुई है। मध्य प्रदेश में शिविर में 9 नेताओं के पहुंचने की खबर है। साथ ही कांग्रेस का उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर में मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा और राजमंडी पटेल और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव समेत तमाम दिग्गज शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि इस शिविर के लिए विभिन्न समितियों में से एक किसान और कृषि उत्थान कमेटी के यादव भी शामिल हो गए हैं और इस समिति द्वारा शिविर में किसान से जुड़े विभिन्न बिंदुओं को भी रखा जाएगा। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि उदयपुर चिंतन शिविर मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले ही साल यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। ये चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद पार्टी के ग्वालियर चंबल में उनके बिना उतरना है। और दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने आत्मानंद स्कूल की श्री राम चौक का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप करने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि स्कूल बिल्डिंग का निर्माण जल्द पूरा किया जाए। इस दौरान गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही स्कूल के 2 मंजिला स्कूल भवन का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ स्कूल के नए भवन में बच्चों के लिए लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम और 11 अन्य क्लासरूम के साथ बालक और बालिका के लिए शौचालय की व्यवस्था होगी। 1,49,00,000 की लागत से बन रहे इस भवन की ड्राइंग डिजाइन को प्रभारी सचिव ने देखा। यहाँ उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग का निर्माण इसी आधार पर करा जाना चाहिए। सचिव ने यह भी बताया कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। पुराने शाला भवन में सभी कमरों में टाइल्स, प्लास्टर, पुट्टी, पेंटिंग, विद्युतीकरण किया जा चुका है। ऐसे में अब निरीक्षण के बाद सचिव ने निर्माण को जल्द से जल्द गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इस पर निगमायुक्त प्रकाश सर्वे ने 30 मई तक पूर्ण करने को इसे कहा है। साथ ही निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा, पूजा पिल्ले जैसे कई मौजूद अधिकारी रहे।
और कोयले की कमी की वजह से देश के कई राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। यह स्थिति तब है जब कोल इंडिया में 2020-21 में 596.22 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया। इधर कोल इंडिया ने साल 2023-24 तक कोयला उत्पादन को 1000 मिलियन टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन उत्पादन से ज्यादा बड़ी चुनौती कोयले को पावर प्लांट तक पहुंचाना है। अभी स्थिति यह है कि पूरे देश में 600 यात्री ट्रेनें रद्द करने के बावजूद रेलवे 596 मिलियन टन कोयला ढुलाई में हांफने लगी है। उत्पादन दोगुना होने पर ढुलाई कैसे होगी, इसे लेकर रेलवे में मंथन शुरू हो चुका है। साथ ही देश में पिछले कुछ सालों से गर्मी के मौसम में कोयले का संकट खड़ा हो रहा है। इसी के असर पर बिजली उत्पादन पर भी असर देखने को मिला। वर्तमान में देश के 10 से 12 राज्यों में 10 से 14 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है और देश के 173 में से 109 पावर प्लांट क्रिटिकल स्टॉक में हालत में है, यानी कि करीब 63% पावर प्लांट में कोयले की कमी है। साथ ही पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने में सबसे बड़ी समस्या पर्याप्त रैक नहीं मिल पाना है। रेलवे इन दिनों 55 रैक कम उपलब्ध करा रहा है और ऐसे में बता दें कि इसके साथ साथ अब रेलवे ट्रैक का खाली मिलना भी बड़ी समस्या हो गया है। इसी समस्या को दूर करने के लिए देश भर में 600 से अधिक यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया और जो ट्रेनें चल रही हैं उन्हें कहीं भी घंटों खड़ा कर कोयला ले जाने वाली मालगाड़ियों के पास कराया जाता है। इसी कारण कई जगहों पर यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। तो प्रशासन की कड़ी निगरानी के बावजूद अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक तरफ सीएम योगी और यूपी कैबिनेट के तमाम मंत्री जिलों में औचक निरीक्षण कर अधिकारियों पर नकेल कस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेखौफ अपराधी सरकार की कोशिशों पर पलीता लगा रहे हैं। इसी क्रम में आगरा में एक ड्रग माफिया का कारनामा संज्ञान में आया है। एक रिपोर्ट देखिए। तू डाल डाल मैं पात पात, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां अपराधी ना तो अपनी हरकतों से बाज आ रहे हैं और ना ही प्रशासन अपराधियों पर कार्रवाई करने से पीछे हट रहा है। ताजा मामला सामने आया है आगरा से, जहां अवैध नशीली दवाइयों और सैंपलिंग की दवाइयों का जखीरा आगरा एसटीएफ ने बरामद किया। तो वहीं इस दौरान एक ड्रग माफिया को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि एसटीएफ ने दवा माफियाओं पर छापेमार कार्रवाई करते हुए लगभग 50 लाख रुपए की दवाओं का जखीरा बरामद किया। पर यह हाल तो तब है जब हाल ही में खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लगातार दौरे कर जिलों में तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। पर मौत के सौदागरों को न शासन प्रशासन का डर है, न ही कार्यवाही का। बहरहाल एसटीएफ ने औषधि विभाग के अधिकारियों और क्षेत्रीय पुलिस के सहयोग से इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और ड्रग माफिया को अपने कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई और पूछताछ शुरू की। ये घटना नीतिबाग चौकी क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी की है, जहां एक गोदाम पर छापेमारी के दौरान ये खबर सामने आई, जहां से सैंपल की कई लाखों की दवाएं बरामद की गई हैं। गौरतलब है कि दवा माफियाओं ने वासुदेव नाम के युवक के घर में किराए पर एक कमरा ले रखा था और उसी कमरे को गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें सैंपल की दवाइयां रखी जाती थी और ये गोदाम सोनू अग्रवाल का बताया जा रहा है। तो वहीं इस गोदाम में कई ब्रांडेड कंपनियों के सैंपल की दवाइयां भी बरामद की गई हैं। फिलहाल एसटीएफ आगरा के द्वारा सोनू अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द कई ड्रग माफिया बेनकाब होंगे। ये जानकारी जुटाई गई और एडीएम साहब के निर्देशन में, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के निर्देशन में हम इनके सहयोग के लिए आए हैं। तो यहाँ भारी मात्रा में आप देख ही रहे हैं, ये फिजिशियन सैंपल की दवाई पकड़ी गई है। कौन कौन सी दवा है इसमें? हर तरह की, हर प्रकार की दवा, एंटीबायोटिक, पेन किलर, अच्छे ब्रांडेड कंपनियों की दवा है, अरेस्टेड है। अच्छा, और ये सारी दवाएं जो है प्रतिबंधित होती हैं। अच्छा, फिजिशियन सैंपल केवल डॉक्टर के माध्यम से गरीब पेशेंट को दी जाती है। अच्छा, तो कितना बड़ा जखीरा मिला है? ये लगभग 50 लाख के आसपास का अनुमानित कीमत है, इससे बढ़ भी। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन सतर्क मोड में है और लगातार अपराधियों की धरपकड़ जारी है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।